वैसे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था हमने. द नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6 विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वालेकुम सलाम अबू हुरैरा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ. वालेकुम सलाम जीशान. इंट्रोडक्शन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या हो. अप टू चैप्टर नंबर 4 और इवन चैप्टर नंबर 5 तक हमने किया था, अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर से आपने करंट पास कराया तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. यही पढ़ा. और एक चीज अप टू चैप्टर नंबर 5 ओनली सोर्स ऑफ करंट which we consider was cell. चैप्टर नंबर 5 तक हमने करंट की सिर्फ एक ही सोर्स कंसिडर करी थी, जिस सोर्स को आप सेल कहते हैं, सेल या बैटरी. और हमने ये पढ़ा था, आप एक कंडक्टर लो, उससे करंट पास कराओ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. सोलेनॉइड बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका. चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड्स हमें ये कंसिडर करना है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास कंडक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई सेल वेल कुछ ना हो, सिर्फ कंडक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड हो और करंट प्रोड्यूस हो जाए. क्या ये पॉसिबिलिटी है? कोई देखिए कोई डिवाइस कुछ ऐसा जहां कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड हो और करंट जनरेट हो जाए, बिना सेल के करंट जनरेट हो जाए. अरे भाई 12th तक आ गए आप लोग. आप लोगों ने कोई ऐसी डिवाइस देखी है जिसमें आपके पास कंडक्टर हो और मैग्नेट, बिना सेल के करंट प्रोड्यूस करते हुए देखा है किसी को? अरमान ने नहीं देखा, जीशान ने भी नहीं देखा. और भाई कोई? शिवा ने देखा. शिवा कौन सी सोर्स है सेल के अलावा जो करंट जनरेट कर सकती है? कुबा, स्वालेहा, जेबा. अरे कोई ऐसी सोर्स है सेल के अलावा जो करंट प्रोड्यूस करता हो? मैग्नेट नहीं करती आयशा कुछ. हाँ शिवा ने बोला ना जनरेटर. तो सेल के अलावा एक ऑल्टरनेट सोर्स और है विच इज जनरेटर. भाई जनरेटर में कोई सेल थोड़ी ना लगा होता है, सिर्फ कंडक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसमें आप कॉइल घुमाते हो, करंट जनरेट हो जाता है. तो चैप्टर नंबर 6 में आप बेसिकली जनरेटर के पीछे की फिजिक्स पढ़ोगे कि ऐसा क्या होता है कि जनरेटर को रोटेट करने से कॉइल को करंट प्रोड्यूस होना शुरू होता है. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रो मीन्स करंट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की वजह से करंट इंड्यूस हो. इतना लिख डालिए, फिर इसे हम रब कर देते हैं. नहीं आयशा, संडे क्लास नहीं थी. अब संडेज बैच की क्लास नहीं होती, 3 दिन बहुत है. बहुत ज्यादा सिलेबस रह नहीं गया, 3 दिन काफी है. अब आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान. चलिए इसको रब कर देते हैं. सबने लिख लिया?
लिख चुके थे ना सब? लिखो लिखो जीशान। निशान हो जाए इतना तो बताइएगा, आप ही का वेट कर रहा हूँ। सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट होगा। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपल number of magnetic field lines crossing area normally. तो एक एरिया से जितनी भी फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होंगी उसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। एक चीज और है भाई, इसमें हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is perpendicular to area. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। भाई ये CSK के नाम से जो भी है, आप 2 मिनट में या तो चेंज कर लो, अपने नाम पर आ जाइए, या मैं आपको रिमूव कर देता हूँ। एक ये CSK लिखा हुआ आ रहा है, दूसरा ये Xiaomi MI Max। अपने नाम से लॉग इन करिए, लॉग आउट करिए, अपने नाम से लॉग इन करिए। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एरिया। एरिया के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया। सो अगर मैं आपसे कहता हूं एरिया XY प्लेन में, मुझे बताओगे एग्जाम्पल? एरिया इन XY प्लेन, डायरेक्शन का क्या हो जाएगा? अगर एक एरिया XY प्लेन में है तो डायरेक्शन कहाँ होगा उसका? बताओ XY प्लेन के परपेंडिकुलर क्या जाएगा? Z एक्सिस। XY प्लेन में उसका डायरेक्शन Z एक्सिस के बाद। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज जस्ट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मल। तो अगर मैं आपको एक एरिया देता हूँ, मतलब ये अगर आपको जरा सा भी गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिपीटेशन है, पूरा रिपीटेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो मान लीजिए एरिया है, इससे 4 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स 4। तो जस्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आपको दी हुई है, आप काउंट कर लीजिए, वो आपका फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन यूजुअली फील्ड लाइंस नहीं दी होती, मैग्नेटिक फील्ड दी होती। ये आप तब यूज करेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन।
ये आप तब यूज करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में यूज करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड दे दूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है और एरिया वेक्टर दिया हो, तब देखिए आप क्या करेंगे। ये आपको एरिया दिया है, डायरेक्शन जो होगा एरिया वेक्टर का, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया। अहमद, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? अहमद, आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। भाई चैट रूम यूज करो, हाँ ना बताओ, फर्स्ट क्लास है या मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो एरिया वेक्टर और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। सो थीटा इज angle between magnetic field and area। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस। मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली। अगर फील्ड लाइंस गिवन है जस्ट काउंट करो, लेकिन अगर एरिया वेक्टर दिया है तो आप ऐसे देखो, phi is the dot product of magnetic field and area vector। जब आप इसे ओपन करोगे, दिस इज बी एस कॉस। एरिया वेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मींस इट्स परपेंडिकुलर टू द एरिया। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद देखिए जस्ट, अच्छा एक चीज और देखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, भाई इसके लिए जरूरी है कि बी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स्ड वैल्यू हो, यूनिफॉर्म वैल्यू। बट इफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, हालांकि एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, बट फिर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, तो सिर्फ चेंज इतना आएगा कि आप डायरेक्टली डॉट नहीं ले सकते, आपको इंटीग्रल यूज करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट नॉन यूनिफॉर्म। और अगर आपको मैं प्लेन की जगह कर्व सरफेस दे दूं, तो जस्ट आपको इंटीग्रल यूज करना होगा। और याद रखिएगा, ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल इज अ सरफेस इंटीग्रल। अच्छा, अब इसके बाद इज अ स्केलर क्वांटिटी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी स्केलर है। इसकी जो एसआई यूनिट है, भाई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जरा रिस्पॉन्ड करना शुरू करो चैट रूम में। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? टेस्ला। एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी कहते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी कहते हैं।
जब आप इसी की सीजीएस यूनिट लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी को याद है? सीजीएस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, गॉस। मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मैक्सवेल कहते हैं। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे आप मैक्सवेल कहेंगे। और अगर आप वेबर और मैक्सवेल को कनेक्ट करें तो 1 वेबर 10⁻⁸ मैक्सवेल के आसपास। 1 वेबर इज 10⁻⁸ मैक्सवेल। चलिए इतना लिखिए। चलिए इतने सबने लिख लिया, नेक्स्ट देखिए। अब यहीं पर एक रूल और एक और कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सरफेस, और यहाँ पर उसे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी कहते हैं।
गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सो देखिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है। अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, भाई जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आपने गॉस लॉ पढ़ा था क्लोज सरफेस के लिए भी, तो यहाँ भी जरूरी है कि गॉस लॉ के लिए आपकी सरफेस क्लोज होनी चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज जीरो। तो अगर आपने एक क्लोज सरफेस ले ली, उस क्लोज सरफेस से पास होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। विच मीन्स अगर आप ऐसी एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं और इसमें आप कोई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख दीजिए। देखिए जब भी आप कोई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ नॉर्थ पोल हो? आपसे कहता हूँ कुछ भी है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, बताइए कि ऐसा हो सकता है वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो? क्या मिलेगा आपको हमेशा? अगर आप एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या मिलेगी आपको? डाईपोल मिलेगा ना, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स मिलेंगे। डाईपोल कहते हैं ना, नॉर्थ भी है और साउथ भी है, डाईपोल। अब अगर डाईपोल है तो देखो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी तो ये साउथ में एंटर कर जाएंगी। एक लाइन बाहर गई, एक लाइन अंदर चली गई। बाहर जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव कहते हैं, अंदर जाने वाला नेगेटिव। तो बताओगे नेट फ्लक्स कितना हुआ? एक लाइन बाहर गई, एक अंदर गई, नेट फ्लक्स कितना हुआ? बाहर जाने वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव, सो नेट इज जीरो। इसी तरह से ये बाहर गया और जितना बाहर गया उतना ही साउथ से एंटर कर गया। अब बताओ भाई फिर नेट कितना हुआ? फिर से नेट फ्लक्स कितना आ रहा है? फिर जीरो। तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपके पास क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस जीरो। इसे आप कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, कि अगर एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से पास होता हुआ टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अगर बी डॉट डी एस में मैं क्लोज लगा दूं तो जीरो, और ये हमेशा होगा। आप कैसी भी क्लोज सरफेस ले लो, उसमें मैग्नेट रख दो, टोटल फ्लक्स जीरो आएगा। ये गॉस लॉ बताता है। गॉस लॉ आपको ये बताएगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपको गॉस लॉ ही बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। नॉर्थ जो भी एग्जिस्ट करेगा वो डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ एज वेल एज साउथ। दैट्स गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के बाद देखिए कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स देखना शुरू कीजिए। जैसे मैंने आपको एक सरफेस दी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर, ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड of let's say 5 Tesla exists in space। तो 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट करती है। कैलकुलेट
flux through an area of let's say 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उससे पास होता हुआ फ्लक्स चाहिए. फील्ड लाइंस are inclined field lines are inclined at 30 degree with plane of area. So देखिए ये जो है ना, ये एरिया का प्लेन है. लाइक अगर मैं ये सरफेस ले लूं, ये सरफेस का प्लेन है, दिस इज प्लेन ऑफ एरिया. और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है. जो एंगल दिया है वो नॉर्मल के साथ दिया, सॉरी प्लेन के साथ दिया. मुझे बता सकते हो नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल पर्टिकुलरली कितना होगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, योर फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए. मैग्नेटिक फील्ड इज 5, एरिया इज 2 cos 60. सो फ्लक्स आ गया 5 into 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ. ये कैंसिल हो गया. मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, इट्स 5 है. मैग्नेटिक फ्लक्स इज 5 हो गया, तो 5 वेबर का फ्लक्स पास हो गया. इतना लिखिए. कोई डाउट? क्वेश्चन देखिए. भाई क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? रब कर दूं इसे? चलिए इसे रब कर दें. नेक्स्ट देखिए. अगर इसी को मैं कुछ ऐसे दूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेट्स से ऐसे लिख देते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस. Calculate flux through an area of 3 meter square. So 3 meter square का area. Field lines are inclined at एंगल नहीं देते इन एक्स वाई प्लेन. सो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दी हुई है 2i कैप प्लस
2j कैप प्लस 3k कैप। इतने टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड तो है। मुझे बता सकते हो एरिया कितना है? एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? 3 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया है एक्स वाई प्लेन में, डायरेक्शन क्या होगा एरिया का? हाँ, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के लॉन्ग, दैट्स 3k कैप मीटर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट्स बी डॉट एस, तो बी हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट एरिया विच इज 3k कैप। तो देखिए जब आप यहाँ डॉट लेंगे तो आई कैप यहाँ कोई आई कैप नहीं है, जीरो हो जाएगा। जे कैप यहाँ कोई जे कैप नहीं है, जीरो हो जाएगा। के कैप का कोएफिशिएंट 3 और 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 विच इज 9। एक तो ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस बेसिकली इंस्पायर्ड है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। सेम क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किए थे, गॉस लॉ में ऐसी क्वेश्चन। इतना लिखिए, इसे रब करते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखिए। जीशान रब करूं इसे, अब हो रहा। खुशी, रेहान, लिखिए लिखिए जीशान लिखिए। निशान रब करूं इसे। शांत। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। देखिए आपको एक सोलेनॉइड दी हुई है, थोड़ा सा मैग्नेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए एक लॉन्ग सोलेनॉइड दी हुई है आपको, इसका रेडियस है सोलेनॉइड का 2 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन नहीं है, जो लॉन्ग सोलेनॉइड लेंथ मान लो 10 मीटर की लेंथ। सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करती है। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड से जो करंट जा रहा है, लेट्स से दैट करंट इज 10 एम्प। सो करंट ऑफ 10 एम्पियर passes through a solenoid
of radius long solenoid, 2 centimeter, and having 100 turns per unit length. Number of turns per unit length 100 दिए. Calculate magnetic flux through a circular coil of first part. Circular coil of 2 centimeter placed perpendicular to axis of solenoid. दूसरा, radius 3 centimeter placed perpendicular to axis of solenoid. तीसरा, radius 2 centimeter placed parallel to the axis of solenoid. आप जो यहाँ सीखोगे उसे आप कई जगह न्यूमेरिकल्स में आगे भी अप्लाई करेंगे. देखिए सोलोनॉइड, जिन लोगों ने सोलोनॉइड नहीं भी किया, बहुत बेसिक से हम सोलोनॉइड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि जो भी सोलोनॉइड है, तो सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनॉइड, सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनॉइड बी विच इज म्यू नॉट एन आई. और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सिस और सोलोनॉइड के अंदर होती है. सोलोनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती. जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलोनॉइड में वो सिर्फ अंदर होगी, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती. इनसाइड द सोलोनॉइड एग्जिस्ट करती. बाहर कोई नहीं होगी. जो भी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड द सोलेनॉइड. देखिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, भाई म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. स्मॉल n है 100. करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर. तो यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻4 टेस्ला. इतनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴. और याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन और सिर्फ इनसाइड है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. चलिए अब पार्ट 1 से शुरू करते हैं. तो एक कॉइल दी हुई है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक्सिस के परपेंडिकुलर. मींस ये कॉइल ऐसे रखी हुई है. जब आप कॉइल पर परपेंडिकुलर लोगे तो वो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा. एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है. तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. जब आप फ्लक्स लेंगे, भाई एंगल बताओगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? देखो ये एन कैप एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? 0 डिग्री. सो जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज 4 पाई
मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। देखिए एरिया कितना है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो एरिया इज पाई इंटू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इतने वेबर का फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस। सेकेंड देखिए, अब जो सेकेंड कॉइल है वो भी परपेंडिकुलर रखी हुई है, लेकिन वो कॉइल कुछ बड़ी दी हुई है, थोड़ी बड़ी कॉइल है, बाहर तक जा रही है। मुझे बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉइल से पास हो रही है? ये कॉइल नंबर 2 है, ये कॉइल नंबर 1 है, और ये कॉइल नंबर 2। देख के बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉइल से पास हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉइल से पास नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इतने पोर्शन से पास हो रही है, कॉइल का सिर्फ इतना जो पोर्शन है ये वाला, इतने पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, सिर्फ सिर्फ इतना पोर्शन है जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, बाकी पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं है। इतने पोर्शन का कोई एरिया बताएगा मुझे कितना है? क्योंकि एरिया तो मैं वही लूंगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल एरिया नहीं ले सकता, और इसका भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। तो मुझे बताएगा जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो एरिया कितना होगा? एक भी नहीं बताएगा। 2 पाई क्यों होगा? हाँ, नए लगा पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये एरिया जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, एरिया तो कॉइल 1 के बराबर है, एक्स्ट्रा वाले से तो पास हो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। वही समझ में आया? कॉइल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, लेकिन पूरे 3 से फ्लक्स पास नहीं, और अब फ्लक्स सिर्फ इतने पोर्शन से पास हो रहा है, इसलिए मैं इतना एरिया ले रहा हूँ, कॉस 1 हो जाएगा। ये बताओ ये आया समझ में एरिया? क्योंकि आगे जरा सा भी न्यूमेरिकल टफ होगा तो एरिया में आप कंफ्यूज होंगे। टोटल एरिया नहीं लेते, सिर्फ वो एरिया लेते हैं जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड। निशान देखो, ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? सिर्फ सोलोनॉइड के अंदर, सोलोनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। जो बाहर वाला पोर्शन है ना निशान, इस पोर्शन से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, फ्लक्स सिर्फ इतने पोर्शन से पास हो रहा है जो सोलोनॉइड के अंदर है। सोलोनॉइड के अंदर कितना एरिया होगा? जो सोलोनॉइड का एरिया है, सोलोनॉइड का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपको एक इतनी बड़ी कॉइल देता हूँ, मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आधे से लिंक्ड है, तो एरिया तुम आधे का लोगे, पूरे का एरिया नहीं लोगे। निशान अब आया समझ में? हम सिर्फ वो एरिया लेते हैं जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड देखिए, अब ये जो थर्ड कॉइल है एक्सिस के पैरेलल रखी हुई है, मींस ये ऐसे रखी है कॉइल, ये जो कॉइल है ये ऐसे रखी हुई है। एरिया वेक्टर तो ऊपर ही जाएगा, एरिया वेक्टर तो ऊपर ही जाएगा। एंगल कितना हो गया? बी ए कॉस 90, कोई फ्लक्स पास नहीं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। अयान पूछ रहा है स्क्वायर फिर फर्स्ट में क्यों नहीं लिया? स्क्वायर लिया तो है। अयान किस स्क्वायर की बात कर रहे हो?
अयान, इतना लिख लीजिए, ये हो जाए तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं फिर नेक्स्ट पर आएंगे। निशान, आयशा, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पर इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद नेक्स्ट आता है फेरेडेज। देखिए, फेरेडेज लॉ से पहले तक करंट या ईएमएफ की एक ही सोर्स हुआ करती थी, जो सेल थी। बट फेरेडेज लॉ एक और सोर्स की बात कर रहा है। फेरेडेज लॉ कहता है whenever magnet flux linked with a coil change, an EMF is induced in। जब भी किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मींस सेल का जो ऑल्टरनेटिव होगा वो चेंज इन फ्लक्स है। कैसे भी फ्लक्स चेंज कर दो, भाई फ्लक्स होता है ना, बी मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा। तुम बी चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो या एंगल चेंज कर दो, किसी भी तरह से फ्लक्स चेंज कर दो, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इसको हम जरा लॉ बाद में पढ़ लेंगे, पहले फेराडेज एक्सपेरिमेंट कर। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फेराडे ने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करे। पहला एक्सपेरिमेंट था, उसने एक कॉइल ली, इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। इस कॉइल से भाई अगर सर्किट से करंट फ्लो ना करे, कोई वोल्टेज ना हो, तो गैल्वेनोमीटर कहीं डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। आप क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेकर आते हैं। मुझे बताइए, क्या इस कॉइल से कोई फ्लक्स पास होगा? यस या नो में आंसर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, जो मैंने केस आपको दिया हुआ है, क्या कॉइल से कोई फ्लक्स पास होगा? भाई मैग्नेट है तो ये मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी।
सो कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है। अच्छा, अब जरा सोचने वाली चीज है, मैं इस मैग्नेट को मूव नहीं करा रहा, कॉइल को मूव नहीं करा, फ्लक्स क्या लगता है आपको, फ्लक्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? मैं मैग्नेट को मूव नहीं करा रहा, मैग्नेट फिक्स्ड, क्या लगता है आप लोगों को, फ्लक्स कांस्टेंट होगा या फ्लक्स वेरी करेगा? ओके, कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स कैसे वेरी करेगा? देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स कांस्टेंट। और जब ये फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला, ईएमएफ तो इंड्यूस ही तब होगा जब फ्लक्स चेंज कर रहा है। अगर यहाँ फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है। तो अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड हैं, फ्लक्स कांस्टेंट है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, कोई डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को मूव कराना शुरू करूं, तो याद रखना, फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ if flux is constant। अब अगर मैं इस मैग्नेट को मूव कराऊं, देखिए जब ये मैग्नेट मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को मूव कराऊंगा, मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी। फ्लक्स चेंज होने का मतलब है ईएमएफ इंड्यूस है, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा। और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू करेगा। फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जीशान अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी तो पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेट है इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका फ्लक्स दिखा है। और ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल पर भी डिपेंड। तो अगर तुम देखना चाह रहे हो ना, रियलाइज करना चाह रहे हो कि फ्लक्स है क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर। अब अगर इसे मैं पास लेकर आऊंगा तो फ्लक्स बता सकता हूँ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? निशान आप ट्राई करो, अगर इस मैग्नेट को मैं पास लेकर आ रहा हूँ कॉइल के, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सोहेल क्यों इंक्रीज होगा? ऐसा क्या चेंज आएगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो जाए? सोहेल क्यों इंक्रीज होगा, ऐसा क्या चेंज आएगा कि ये इंक्रीज हो जाए? जब आप मैग्नेट को करीब लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बी बढ़ जाएगा। हाँ, सेपरेशन डिक्रीज होगी, एरिया नहीं चेंज होगा सोहेल, बी इंक्रीज होगी। जब आप करीब लेकर आओगे ना, मान लीजिए एक मैग्नेट है, आप उससे दूर हो, जैसे जैसे आप करीब लेकर आओगे मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नॉर्मल ना, एक आयरन का पीस है, आप मैग्नेट को दूर रखो, कम अट्रैक्ट करेगा, करीब लेकर आओगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो यहाँ फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगा। एक चीज और देखिए, अच्छा अगर मैं इसे दूर लेकर जाऊं अब क्या होगा, कि अब भी फ्लक्स चेंज होगा? मैग्नेट को दूर लेकर जा रहा हूं, क्या फ्लक्स चेंज होगा? चलो, सबके अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होगा, वेरी गुड, डिक्रीज होगा, शिवा आयशा सही कह रही है, डिक्रीज भी होगा, सिर्फ फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स डिक्रीज भी होगा। तो मुझे बताओगे ईएमएफ के साथ क्या होगा, क्या ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, यस और नो? क्या लगता है आप लोगों को, ईएमएफ इंड्यूस होगा? फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ शिवा ठीक है। देखो मैंने ये थोड़ी ना लगा कि फ्लक्स के इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा,
मैंने तो कहा फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज होना चाहिए। अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जब आप मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे फ्लक्स कम हो, डिक्रीज हो, फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो। चेंज होना इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, बस चेंज हो जाए किसी तरह से, ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने मैग्नेट की जगह एक कॉइल ली, कॉइल को सेल से कनेक्ट कर दिया। मुझे जरा बताइएगा, क्या ये कॉइल कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी? कॉइल से सेल कनेक्ट करेगा, C2 कॉइल क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी? क्यों करेगी? ऐसा क्या है सेकंड वाली कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाएगा? सेकंड वाली कॉइल में ऐसा क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाएगा? सेल, करंट। यस, करंट। करंट जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। करंट जा रहा है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आनी शुरू हो। स्टेशनरी है, अगर ये कॉइल स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इस कॉइल C2 को C1 की तरफ मूव कराना शुरू कर दो, अगर इस C2 C1 की तरफ मूव कर, सेपरेशन कम हो रहा है, तो सेपरेशन कम होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेपरेशन कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो फिर से डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस C2 को C1 के पास लेकर जाओ या दूर लेकर जाओ, फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एक केस और है, C1, दिस इज कॉइल C2, दिस इज की के। अब मुझे बता सकते हो जैसे ही आप की क्लोज करोगे करंट के साथ क्या होगा? करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। हम जैसे ही की क्लोज करते हैं करंट इंक्रीज होता है जीरो से मैक्सिमम वैल्यू। जब करंट इंक्रीज होगा तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। C2 जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, C2 की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो अगर यहाँ आपने की क्लोज कराई, मैं कॉइल को मूव नहीं करा रहा C2 को, C2 अपनी जगह फिक्स है, सिर्फ मैंने की को क्लोज किया। जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा करंट बढ़ना शुरू होगा, करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, C1 से लिंक फ्लक्स चेंज होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू होगा। तो मैं मूव नहीं करा रहा कॉइल को, मैंने करा क्या, सिर्फ कॉइल 2 में करंट चेंज कर दिया। करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो गया और यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो गया। सो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन क्या है? तीनों एक्सपेरिमेंट्स में मैग्नेटिक फ्लक्स किसी तरह से चेंज हो रहा है। और बहुत सारे तरीके हैं, आप घुमा दो, रोटेट करने से एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो, किसी भी तरह से आप फ्लक्स चेंज कर दीजिए, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू। इतना देखिए, कोई डाउट है तो बताइए मुझे, फिर फेरेडेज लॉ स्टार्ट करें।
हाँ शिवा, अगर आप किसी भी तरह से, अगर आप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दें तो करंट ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, फ्लक्स में चेंज ज्यादा हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। हाँ, फायदा सिर्फ फ्लक्स चेंज होगा। देखिए सोहेल, जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करते ही करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। जैसे ही आप की क्लोज करेंगे, की क्लोज करते ही करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। जैसे आप की क्लोज करेंगे, करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स इंक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे होता है ना, जैसे आप की क्लोज करते हैं भाई, स्विच ऑन करने से पहले तो करंट जीरो होता है, फिर करंट बढ़ता है और कांस्टेंट हो जाता है। तो जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। बायोट-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स के बढ़ने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। शिबा, सुहेल, फायका, क्लियर है? चलिए, इसे रब कर दूं मैं? जिशान, आयशा, स्वालिया, शेख माज। अभी आप में से कई लोग रेगुलर नहीं थे, अब रेगुलर हो जाइए। देखिए जिस तरह से अभी तो हालत कोविड की सबसे ज्यादा खराब है ना इंडिया में, उन हालत में भी एंट्रेंस हो रहा है। आपके बोर्ड्स भी नहीं छूटेंगे, बोर्ड्स बिल्कुल उसी टाइम पर होंगे जिस टाइम पर होते हैं। तो खुश फहमी में ना रहें कि बोर्ड्स में कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और ये सिलेबस 2 महीने का नहीं है, 2 महीने में अच्छे अच्छे नहीं कर पाते ये सिलेबस, पूरे साल का सिलेबस होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिसंबर में आँख खुले आपकी कि अच्छा अब तो बोर्ड सर पर है, करा दो। 2 महीने में आप करके पास नहीं हो सकते। और कोई आपके रिपोर्ट कार्ड पर नहीं लिखा होगा कोविड था इसकी वजह से नंबर कम आए। मार्क्स तो मार्क्स हैं, हम जिंदगी भर के लिए आपके लिए होंगे। जो बहुत कैजुअल हैं, कई बच्चे बहुत कैजुअल हैं, जरा सा कुछ हुआ छुट्टी मार ली, मूड नहीं था। आप अब से परेशान होना शुरू हो जाएंगे। सितंबर आ गया ना, अक्टूबर के बाद से आप अपनी हालत देखिएगा जब स्कूल्स के प्री बोर्ड्स होना शुरू। अच्छा खासा नुकसान कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत वक्त है उसे इस्तेमाल कीजिए ढंग से। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर फेरेडे ने लॉ दिया है। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है जब भी किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। Whenever magnetic flux linked with a coil change, EMF is inducing। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। Induced EMF is proportional to rate of change of flux। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। समझो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है। मान लीजिए एक कॉइल है, एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं 10 मीटर पर सेकंड से लेकर जा रहा हूँ। फिर कॉइल है, एक और मैग्नेट है, इसे मैं 100 मीटर पर सेकंड से लेकर जा रहा हूँ। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। अगर वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। वेलोसिटी अगर जस्ट 10 मीटर पर सेकेंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम। जितनी तेजी से लेकर जाओगे उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितने आप हल्के लेकर जाएंगे उतना कम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उतना ही कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो देखिए, मान लीजिए किसी टाइम t1 पर फ्लक्स φ1 है। φ1 is flux linked with coil at time t1। तो किसी टाइम इंस्टेंट t1 पर जो फ्लक्स है वो φ1 है। φ2 is flux linked with coil at time t2। किसी टाइम इंस्टेंट t2 पर जो फ्लक्स होगा दैट्स φ। तो यहाँ जो चेंज इन फ्लक्स है इसे आप डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस चेंज इन फ्लक्स इज φ2 माइनस φ। और ये चेंज हो रहा है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी t2 माइनस टी। तो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में फ्लक्स में जो चेंज आ गया दैट चेंज इज डेल्टा फाई। तो बताएगा मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा? बता सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है? कोई नहीं भाई, रेट ऑफ चेंज का मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ आयशा का सही है, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मींस चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। तो जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट यूज करोगे माइनस। यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी -1 आता। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज -1। ये -1 यहाँ पर ईएमएफ की पोलैरिटी बताता है कि ईएमएफ में नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होगा। ये नेगेटिव साइन अपने आप में एक लॉ भी है, इसे कहते हैं लेंस लॉ। कैसे नेगेटिव साइन को यूज कर कर करंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, नेगेटिव साइन यूज कर कर कैसे नेगेटिव पोलैरिटी डिसाइड करेंगे, वो सब हम लेंस लॉ में पढ़ेंगे। तो अभी मैं इस नेगेटिव साइन पर नहीं जा रहा। जब हम लेंस लॉ करेंगे तो डिटेल में देखेंगे नेगेटिव साइन यूज कैसे करते हैं। अभी तो जस्ट लेंस लॉ लिखकर छोड़। अच्छा, अब ये बता सकते हो मुझे ये ईएमएफ कैसा है, एवरेज है या इंस्टेंटेनियस? इस एक्सप्रेशन को देखकर, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी को देखकर बता सकते हैं ये कैसा है, दिस इज एवरेज ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। वेरी गुड, दिस ईएमएफ इज एवरेज, दिस इज एवरेज। डेल्टा आ रहा है इक्वेशंस में, दैट मींस इट्स एन एवरेज। अगर मैं आपसे कहूं ईएमएफ इंस्टेंटेनियस है, अगर मैं आपसे कहूं कि ईएमएफ इंस्टेंटेनियस है, तो आप सिर्फ ये लिमिट दोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दीजिए, तो ये बस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना होगा, माइनस ऑफ डी फाइव होगा। मतलब ये आप क्लास 11 से करते हुए आ रहे हो, 11th में वेलोसिटी करी थी, एक्सीलरेशन, फोर्स किया था, फिर 12th में आके करंट किया था आपने। हर जगह जहां भी एवरेज होता है वहां डिवाइड करते हैं डेल्टा। इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम को छोटा कर देते हैं तो ये डेरिवेटिव हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको रेजिस्टेंस दे दूं तो करंट बता सकता है कोई, कैसे करंट कैसे आएगा?
अगर मैं आपको सर्किट का रेजिस्टेंस दे दूं तो आप मुझे बता सकते हैं इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो ये आया -1/R डी फाइव ओवर डी टी। ये आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस -1/R डी फाइव ओवर डी टी। इतना लिखिए, फिर देखते हैं चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी आपसे चार्ज भी पूछ लेते हैं। इतना लिखिए। मैं जीशान जेबा रब करूँ इसे। चलो भाई, सब लिख चुके हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ सोच सकता है कि अगर इतना तो मैंने करा दिया आपको, अगर वो आपसे कहे चार्ज निकालिए, तो इतने से किसी तरह से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो? अगर इतना लिखने के बाद मैं आपसे कहूं कि चार्ज कैलकुलेट करके बताइए, तो इतने के बाद क्या आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं? बताएगा मुझे? करंट आ गया, चार्ज आ सकता है? चार्ज ऐसे आएगा ना, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज डी क्यू ओवर डी टी। और करंट का एक्सप्रेशन है -1/R डी फाइव ओवर डी। चार्ज को मैं डी क्यू कहता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज आ गया -1/R। सो ऐसे आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स -1/R इंटू डी फाइव। तो ये चार्ज का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसे आप चार्ज लोगे, वायर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज -1/R इंटू डी फाइव।
तो यहाँ तक क्लियर है सबका फेरेडेज लॉ में? नेगेटिव साइन हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव साइन हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिव साइन एक लॉ है लेंस। क्या होता है लेंस लॉ, ये जब स्टार्ट करेंगे लेंस लॉ तब देखेंगे। ओके, निशान, नायला, स्वालिया, सकलेन, हुआ इतना? चलिए आज अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, इसे यहीं छोड़ते हैं। थर्सडे फिर इसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 4-5 लेक्चर से ज़्यादा नहीं लगता। आपको कोई बहुत बड़ा चैप्टर बचे नहीं, मैग्नेटिक्स तक बहुत बड़ा बड़ा था, तो सब छोटे छोटे चैप्टर। और सेकंड बुक से तो अच्छा खासा पोर्शन है जो कम कर दिया। जो लोग मंडे फ्राइडे वाली बैच में आते हैं, आना शुरू कीजिए। उस बैच में रिवीजन होता रहेगा आपका। आप ये समझिए, जैसे ही आपका 6th और 7th चैप्टर कंप्लीट होता है, सिलेबस का मेजर पोर्शन आपने खत्म कर दिया। उसको रिवाइज करना जरूरी है, एक बार कर कर उससे नहीं रहता, भूल जाएंगे आप। उसको रिवाइज करते रहिए। 5 चैप्टर्स 2 बार अगर आपके हो जाए तो बोर्ड्स में स्कोर करना बड़ा आसान हो जाएगा।